गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी 94। फ्रेंड्स, आज 1 मार्च 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी प्रश्न मिस ना करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास 1 मार्च 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, 28 फरवरी। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो पढ़ते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव की याद में मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 ईस्वी को मनाया गया था। रमन प्रभाव की खोज हुई थी 28 फरवरी 1928 में। तो रमन प्रभाव की खोज के लिए सर सीवी रमन को वर्ष 1930 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और साल 1954 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो जब सर सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था, उस समय सर सीवी रमन नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने थे। रमन प्रभाव क्या है? तो रमन प्रभाव स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक घटना है। रमन प्रभाव तब होता है जब प्रकाश की किरण किसी रासायनिक यौगिक के पारदर्शी नमूने से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, 28 फरवरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन बना है? तो अपने देश भारत में सबसे अधिक गिद्ध पक्षी पाए गए हैं, वो पाए गए मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक गिद्धों की आबादी वाला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में गिद्धों की गणना वर्ष 2016 से की जा रही है। इनकी गणना किस तरीके से की जाती है? तो इनकी गणना घोंसलों के आसपास बैठे और उनके नवजातों को गिनकर की जाती है। यानी कि घोंसलों के आसपास जितने गिद्ध बैठे होते हैं उनकी गणना की जाती है, प्लस में जो घोंसलों में नवजात इनके बच्चे होते हैं उनकी गणना की जाती है। भारत में पाई जाने वाली गिद्धों की 9 में से 7 प्रजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। देखते हैं गिद्धों की संख्या किस वर्ष में कितनी थी। तो वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या थी 8,397, जो वर्ष 2024 में बढ़कर होगी 10,845। वर्ष 2025 के पहले चरण की गणना में ये संख्या हो गई है 12,981। तो देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, सर्बानंद सोनोवाल। तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट यानी कि ONOP पहल की शुरुआत की है। इस पहल का जो उद्देश्य है वो भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना, समुद्री क्षेत्र की दक्षता में सुधार और व्यापार करने में आसानी लाना है। ये पहल बंदरगाह के बुनियादी ढांचों को आधुनिक बनाने और वैश्विक व्यापार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है। तो अभी हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल, इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने सभी स्कूलों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में
पढ़ाने का आदेश जारी किया है। तो अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अपने सभी स्कूलों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, तेलंगाना। क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने सभी CBSE, ICSE और IB तथा अन्य बोर्ड से संबंधित स्कूलों में कक्षा 9 के छात्रों के लिए तेलुगु विषय को अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा लागू किया गया है। आदेश लागू होने की जो समय रेखा है वो वर्ष 2025-26 यानी कि सेशन जो वर्ष 2025-26 का है उसमें कक्षा 9 के छात्रों के लिए तेलुगु भाषा अनिवार्य कर दी गई है। और वर्ष का जो सेशन 2026-27 आने वाला है उसमें कक्षा 10 के छात्रों पर भी ये नियम लागू होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो होगा ए, तेलंगाना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने अपने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, पंजाब। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ये हैं भगवंत मान। और पंजाब राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं हरजोत सिंह बैंस, उन्होंने अपने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, पंजाब। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। पंजाब राज्य के सभी स्कूलों में चाहे वे किसी भी शिक्षा बोर्ड से संबंधित हों पंजाबी पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने किया है। अगर किसी छात्र के प्रमाण पत्र में पंजाबी मुख्य विषय के रूप में शामिल नहीं है तो वह प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा। पंजाब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज एक्ट 2008 को सख्ती से लागू किया जाएगा और नियम का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि पंजाब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज एक्ट 2008 जो है इसका उल्लंघन करने पर कोई भी कॉलेज अगर इसका उल्लंघन करता है तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, पंजाब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के बेट द्वारका में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य के बेट द्वारका में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, गुजरात। जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन द्वीपों की सुरक्षित करने यानी कि जो द्वीप हैं उन्हें सुरक्षित करने और अवैध अतिक्रमणों से निपटने के लिए सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस बल द्वारा गुजरात के तट पर जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। इस अभियान की निगरानी जो की थी वो प्रशासन यानी कि गुजरात प्रशासन, वन विभाग, समुद्री बोर्ड और NSG द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, जो गुजरात के बेट द्वारका है उसमें सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का शुभारंभ किया है। इस पत्रिका में सशस्त्र बलों की वीरता पर कविताएं और सरकारी नीतियों पर लेख शामिल हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने किस नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने नौसेना एंटी शिप मिसाइल यानी कि NASM-SR इसका सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी,
नौसेना एंटी शिप मिसाइल। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। DRDO तथा भारतीय नौसेना ने चांदीपुर के इंटीग्रेटेड हॉस्ट रेंज से अपनी तरह की पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफल फ्लाई टेस्ट किया है। ये मिसाइल भारतीय नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई और इसने अपने टारगेट को हिट किया। ये है नौसेना का सी किंग हेलीकॉप्टर और ये है नौसेना एंटीशिप मिसाइल। सी किंग हेलीकॉप्टर से नौसेना एंटीशिप मिसाइल को लॉन्च किया और इसने अपने टारगेट को हिट कर दिया, यानी कि अपने टारगेट को भेद दिया। इस मिसाइल में स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर सिस्टम इस्तेमाल हुआ है जो इसे उच्च सटीकता प्रदान करता है, यानी कि ये अपने लक्ष्य से भटकती नहीं है और उच्च सटीकता से हमला करती है। इस मिसाइल की विशेषताएं क्या हैं? तो पहली विशेषता है इसकी समुद्र स्कीमिंग मोड। तो ये क्या होता है? तो समुद्र की सतह पर कम ऊंचाई पर उड़कर सीधे लक्ष्य पर हमला करना। इस तकनीक के कारण ये रडार को चकमा देने में सक्षम है। और दूसरी इसकी विशेषता है मैन इन लूप तकनीक। इस तकनीक के द्वारा पायलट उड़ान के दौरान भी लक्ष्य बदल सकता है, जिस कारण ये तकनीक इस मिसाइल को अन्य मिसाइलों से अलग बनाती है। तो फ्रेंड्स, अभी DRDO और भारतीय नौसेना ने जो नई मिसाइल है नौसेना एंटी शिप मिसाइल, इसका परीक्षण नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर से किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, नौसेना एंटी शिप मिसाइल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में चेन्नई एयरपोर्ट पर दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, चेन्नई एयरपोर्ट। इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, ये हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। इन्होंने चेन्नई हवाई अड्डा पर दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। और देश के पहले उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन जो किया गया था वो 19 दिसंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया था। एयरपोर्ट पर खाने पीने की जो चीज़ें मिलती हैं वो महंगी मिलने के कारण यात्रियों की सुविधा के लिए उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत अब एयरपोर्ट पर कुछ चीज़ें सस्ती मिलेंगी, जैसे जिसमें पानी, इसकी कीमत होगी 10 रुपये, चाय इसकी कीमत होगी 10 रुपये, कॉफ़ी ये मिलेगी 20 रुपये में, समोसा इसकी कीमत भी 20 रुपये होगी और स्वीट ऑफ द डे इसकी कीमत भी 20 रुपये होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, चेन्नई एयरपोर्ट, जहां दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कर रहा है? तो भारत जापान के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, जापान। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण जापान का पूर्वी फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र है वहाँ शुरू हुआ है और ये आयोजन 9 मार्च 2025 तक जारी रहेगा। इस अभ्यास का जो मकसद है वो शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भारत और जापान की सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना है। भारत जापान के मध्य आयोजित होने वाले युद्ध अभ्यास, यानी कि इसके अलावा और भी युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं भारत और जापान की सेना के बीच, उनका नाम क्या है? तो पहला है GMAX। ये भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षक बल के मध्य प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होता है। दूसरा है वीर गार्जियन। ये भारतीय वायुसेना और जापान एयरसेल डिफेंस फोर्स के बीच आयोजित होता है और इसका पहला संस्करण जनवरी 2023 में जापान में आयोजित किया गया था। तीसरा है सिन्यू मैत्री अभ्यास। तो भारतीय वायुसेना और जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के मध्य आयोजित होता है सिन्यू मैत्री अभ्यास। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।